Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ। अर्जुन। Prime Minister Narendra Modi distributes 71,000 appointment letters in government departments under the Rozgar Mela. Domestic markets witness modest losses. Sensex closes below the 60,700 points and Nifty settles below 18,050 level. And global crude prices rise to trade around $86.65 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में रोजगार मेले के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी क्षेत्र में 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर। सेंसेक्स 60,700 और निफ्टी 18,050 के स्तर से नीचे दर्ज हुआ और वैश्विक बाजारों में कच्चा तेल बढ़त से $86.65 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह तीसरा रोजगार मेला था। इसके पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी विभागों में 10 लाख पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र बन गया है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद इन लोगों को देश भर में विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त किया जाएगा। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के जरिए शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नवनियुक्तों ने रोजगार मेले में अपने अनुभव भी साझा किए। कर्मयोगी मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्तों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। इस मॉड्यूल में सरकारी सेवकों की आचार संहिता, कार्यस्थलों पर आचरण, सत्यनिष्ठा और मानव संसाधन नीतियों को शामिल करना शामिल है। इसके साथ ही कुछ और मैं आंकड़ों पर भी नजर डालता हूं। कर्मचारी राज्य इंश्योरेंस स्कीम ESI में मार्च से नवंबर तक तकरीबन 18,86,000 नए लोग शामिल हुए हैं। हमारे साथ इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए ऑनलाइन मौजूद रहेंगे पुनीत जैन। हम उनसे थोड़ी देर में संपर्क करेंगे। इसके पहले मैं कुछ और भी आंकड़ों पर अपने सहयोगी अर्जुन से जिक्र कर लेता हूं कि जो ESI का जो आंकड़ा है 18,86,000 नए कर्मचारी इसमें शामिल हुए हैं। अर्जुन, अगर हम इसको भी माने तो ये मानने के कितने पर्याप्त कारण हैं कि इनको भी हम एक तरीके से नए कर्मचारी या नए रोजगार प्राप्त धारक मान सकते हैं जिनको कि नया एम्प्लॉयमेंट मिला है? Well, under the ESI scheme, there is a standard deduction from the employee's salary, and it goes towards a pool, a fund, which is managed by a manager to ensure that the fund grows. And clearly it goes towards the welfare and the betterment of the employee concerned. And it's also an incentive for the employee to stay in that tenure for a longer period of time. And if you read the story more carefully, when it comes to the Rozgar Mela, now the employees are encouraged to take the oath of office like any important dignitary in government service, and also ensure that they maintain a fiduciary responsibility toward the citizens of India, because the governance, the primary responsibility of governance now is to serve the citizen, as Prime Minister Modi has said in this Rozgar Mela via the electronic mode. जी, ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम या सकारात्मक खबर कही जा सकती है कि अगर रोजगार पाने के साथ साथ अगर उनको किसी तरह की जो सुरक्षा भी मिलती है, चाहे वो कर्मचारी राज्य इंश्योरेंस के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, जिसमें उनको
आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका भी कुछ लाभ मिल सकता है। ये बहुत ही बेहतर कदम माना जा सकता है और अगर धीरे धीरे इसमें ज्यादातर लोग जुड़ रहे हैं तो उनके भविष्य की भी कहीं न कहीं सुरक्षा की गारंटी इन माध्यमों से मिल सकती है, जिसमें उनको अपने बहुत कम पैसों में इस तरीके की आसानी और इस तरह की जो स्वास्थ्य सुविधा हैं उनको प्राप्त हो सकती हैं। इस चर्चा में हम कुछ और चीजों को पहले शामिल करते हैं, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.4% के नुकसान से 237 अंक लुढ़ककर 60,622 के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों के रुझानों से घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का दौर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% की गिरावट से 80 अंक गिरकर 18,027 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.6% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today witnessed modest losses amid mixed global cues. The index of the top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, the Sensex, closed below 60,700 points. On Nifty, the index of the top 50 companies at the National Stock Exchange settled below the 18,050 level. Sensex declined by 237 points, or 0.4% to end at 60,622. Nifty 50 also slipped by 80 points, or 0.4% to finish at 18,027. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index fell 0.6% and the small-cap indices declined by 0.5%, underperforming the Sensex. In the Sensex pack, 10 companies posted gains while 20 witnessed losses. Power Grid, HDFC Bank and HDFC were the top gainers as they rose 1% each. ITC gained 0.8%. On the other hand, Hindustan Unilever declined 3.8%, Asian Paints fell 2.8%, and Bajaj Finance slipped 2.6%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 14 sectors logged losses, while 6 sectors gained. Power and utility sector both gained 0.5%. BankX rose 0.4%, and oil and gas sector added 0.2%. On the other side, telecommunication index fell 1.35%, commodities sector declined 1%, and FMCG sector ended 0.9% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares 1,560 companies gained, while 1,912 companies fell. Shares 167 companies remained unchanged. Let's have a look at how the rupee performed today. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 23 पैसे की बढ़त से 81.12 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 0.16% की बढ़त से 102.2 के स्तर पर दर्ज हुआ। अर्जुन, अगर हम आज शेयर बाजार की खासतौर पर बात करें तो वैश्विक बाजारों का जो असर था वो यहां से कहीं थोड़ा सा छूटता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में गिरावट हुई है, तकरीबन 0.5% की अगर हम बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ी बात होगी कि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में भी गिरावट हुई है। मतलब ऐसा माना जाए कि सिर्फ चुनिंदा शेयरों में ही नहीं है, चुनिंदा सेक्टर में नहीं, सेंसेक्स में गिरावट है, मिड कैप में गिरावट है, स्मॉल कैप में गिरावट है। क्या हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन है या मुनाफा वसूली है, या इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ और भी कारण है, या हम ये सिर्फ मान के चलें कि चूंकि अब कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है उसके प्रति जो निवेशक हैं वो अपनी पोजीशंस जो हैं बहुत सतर्कतापूर्वक बनाए हुए हैं। Well, you're right, because the FIIs who have been the net sellers in the market, especially in the new calendar year, they were net sellers in the equity market to the tune of 2,000 crore rupees. So they are clearly profit booking, but the DIIs are once again holding strong 1,510 crore rupees as net buyers in the market. They are short covering, holding on to the market. And if you look at the technical chart right now, the market progressively fell after 12 o'clock in the afternoon. So in the last half an hour of trade before the market closed, it dropped a little bit, but the Sensex declining by 237 points shows how robust the market really is, because every time the market bounces back, it bounces back by 600 points, 700 points. So that just shows the robustness of the DII buying ability, and of course the high net worth individuals as well who are able to invest 50 lakhs or more into the equity market. And if you look at any stock analysts, are very bullish on the market right now. In fact, they look at the current valuations as very competitive. You can look at the price to earnings ratio, the earnings per share. Even if it appears to be overbought, they're quite bullish. They feel that the valuation is not
too high and it is sufficient for you to get in order to enjoy the capital gains in the future. ये भी मानने के पूरे कारण है. अगर जिस तरह से आपने अभी बताया कि 12 बजे के बाद कुछ अचानक से जो हुई, वहां कहीं ना कहीं बिकवाली का दबाव नजर आया. हालांकि ये दबाव के पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं. मोटे तौर पे तो यही माना जाए कि शायद कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली की बात है, या इस ऊंचे लेवल पे निवेशकों ने अपनी पोजीशन को और बेहतर करना उचित समझा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी की जाए. क्योंकि सेंसेक्स में 0.5% की गिरावट होना लगभग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी इस तरह पे. और उसके बावजूद भी सेंसेक्स और हम दोनों को निफ्टी को देखें तो सेंसेक्स जहां 60,000 के ऊपर अभी भी बना हुआ है और निफ्टी भी 18,000 के स्तर से नीचे नहीं आया है. इसका मतलब ये तो स्पष्ट नजर आता है कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने आप को एक रेंज बाउंड बना रखा है, लेकिन एक लेवल से आके जो इनका रेजिलियंस लेवल है वो उससे नीचे नहीं आ रहे. तो जो अभी आपने कहा कि बाजार की अंतर्धारणा तो काफी मजबूत है, बट उसके बाद भी निवेशक थोड़ा सा शायद सधा हुआ चलना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी जगत के नतीजे अच्छे हैं, कंपनी जगत का मुनाफा ठीक है, कंपनी जगत का प्रदर्शन भी ठीक है. और ऐसे में कुछ जो ये चर्चाएं हैं तो किस तरह से माने. अब आज चूंकि साप्ताहिक तौर पे तो अंतिम कारोबारी सत्र था, सोमवार से हम कितनी मजबूती की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर एशियाई बाजारों की हम बात करें तो वहां पे तो कुछ बेहतर स्थिति है. Well, we were watching the interview of the MD of Bajaj Auto, and they have crossed 1 million mark in terms of sales. The Bajaj KTM partnership, where they manufacture and sell motorcycles to the youth. And what the MD has simply said is symptomatic of what's going on is that the overseas market, the foreign markets, is where the demand is low, but the domestic market, the demand is actually quite high. And if you look at the valuation of the economy right now, it's $3.7 trillion according to the RBI, and that just shows that the market, despite being in the recessionary mode overseas, is actually in the progressive mode in the domestic market. So the quarterly earnings would to some extent be tepid, but they're still robust. They have strong fundamentals, and what we are seeing in the market right now, whether it's a large cap, the mid cap or the small cap, the buying interest is there, and the FII, despite attempting to pull the market down, remember they're not only trying to book profits, but they're trying to bring the valuations down to such a level that they can then short cover, buy it at such ridiculous low levels that they can then buy in at bulk and then sell it much later for a higher premium, for a higher capital gain. And that's been the strategy all around. But what the DIIs have done, then we're talking about the mutual funds, we're talking about insurance companies, we're talking about pension funds in India that constitute the domestic institutional investors. They have sufficient reserves to buy in, short cover, and ensure that the market, the Sensex and Nifty, don't drop by much, and they do bounce back. And we have seen that every now and then. And today the market falling by only 0.4% is not really that serious. Remember, it's the end of the trading week. निश्चित तौर पे अगर जिस तरह से मैंने कहा कि अगर वो सेंसेक्स हो या सेंसेक्स का मिड कैप हो या स्मॉल कैप, अगर सब जगह गिरावट है तो ये गिरावट उतनी बड़ी मात्रा में नहीं है जिस कदर में मात्रा में हमें कहीं ना कहीं सोचने या चिंता करने को मजबूर करे. पोजीशंस बेहतर करने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं कंपनियां भी, और जो ब्रोकरिंग कंपनियां हैं या ब्रोकिंग एजेंट्स हैं वो सब इस तरह के कदम उठाते हैं. निवेशक खासतौर पर बड़ा सतर्क रहते हैं जब उनको लंबी पोजीशन बनानी होती है. वो अपनी जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं या उसको समाप्त करते हैं, जिससे कि वो लंबे दौर पर निवेशक बने रहें और उनके मुनाफा करने के और भी बेहतर कारण उनको उपलब्ध हो सकें. और बहुत सारे सेक्टर्स की अगर हम थोड़ी सी चर्चा अगर यहाँ पे ध्यान दें तो जिस तरह से आज पावर सेक्टर है, यूटिलिटी सेक्टर है, इसमें 0.5% की बढ़त हुई है. मतलब बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में भी तकरीबन 0.5% की ही बढ़त दर्ज हुई है. बैंकिंग क्षेत्र काफी दिनों से एक बड़ा चमचमाता सितारा सा नजर आता है, क्योंकि सभी बैंकिंग कंपनियों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है. और अभी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक हों चाहे निजी क्षेत्र के बैंक हों, सभी का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर नजर आता है. जबकि पिछली कई बार में हमने इस बात पे भी चर्चा करी थी कि ब्याज दरों की इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी क्या बैंक उस तरह से मुनाफा कमाने में कामयाब रहेंगे, और इंडस्ट्रीज इस ऊंचे दरों पे भी क्या उधार लेना पसंद करेंगी, एक्सपेंशन के प्रोग्राम्स को वो आगे बढ़ाएंगी,
क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, महंगाई दर में बढ़ोतरी। हालांकि महंगाई दर के मामले में काफी राहत भरी खबरें निश्चित तौर पे आती रही हैं। क्या मानना या क्या उम्मीद करना होगा? हम क्या बजट से पहले शेयर बाजार की इसी तरीके से सधी हुई चाल को मान सकते हैं, या कुछ एक सेक्टरों में जहां पे अभी भी बहुत ज्यादा मजबूती है उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा? Well, first of all, the demand for credit is still robust, despite the rate of interest being relatively high. If you look at the repo rate is 6.25%, the reverse repo rate is 3.35%, yet the demand has not fallen in any way. And even if you go back to the interview of the Bajaj Auto MD, the only challenge he spoke about is the announcement by the RBI governor. However, domestic demand has not fallen in any way. And why not the banks take advantage of this? Their net interest income margins have gone up. Despite the demand for credit is high, demand for consumer products is high, and therefore these companies are doing very well. So no doubt the banking, if you look at the Nifty 50 today, it's gone up by 180 points. And coming back to the banks, the non-performing assets as a ratio of their total loan book has come down drastically. They have managed to monetize their assets, they managed to get asset reconstruction companies on their engagement, and they have reduced the NPA. So therefore the valuations also is quite high, including PSU banks, and they were the oft-forgotten group of shares available for sale, but now the valuations have gone up drastically high. निश्चित तौर पे अगर बैंकों का एनपीए सीधे तौर पे उसमें कहीं गिरावट नजर आती है, जो एनपीए में गिरावट होने के सीधे कारण या सीधा असर ये दर्शाता है कि बैंक अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर रहे हैं। बैंक का जो मुनाफा है उसके प्रति उनका नजरिया बदल रहा है, और निश्चित तौर पे जो उनके नुकसान सहने की या नुकसान करने की जो कार्य प्रणाली थी वो भी कम हो रही है। अगर बैंक अपना नुकसान की भरपाई बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं तो बैंकिंग क्षेत्र अभी और कुछ समय तक के लिए भी मेरे ख्याल से निवेशकों की निगाहों में चढ़ता रहेगा। और अगर बैंकिंग क्षेत्र मजबूत है तो मेरे समझ से पूरा फाइनेंशियल क्षेत्र यानी जो वित्तीय क्षेत्र है हमारा मजबूत होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। Well, there are already at least 2 banks which are on the target of privatization, and the valuations have gone up because there is a sentiment in the market that the government will go through with that policy at some future date in time. These banks have a robust balance sheet now. NPAs have come down. Net interest income has gone up for these banks. And more importantly, there's been consolidation in the PSU banking space. It's become more manageable, even though State Bank of India rules the roost. But the valuations have gone up despite some adverse reports overseas that these are known as white elephants. But they managed to monetize their assets, and I'm sure the policy of the central government, the hard work of the bank managers has ensured that these banks which are sitting on valuable assets are now valuable in terms of the share price also. निश्चित तौर पे उसके साथ साथ अगर हम चूंकि बैंकिंग क्षेत्र अगर मजबूत है तो देखिए कहीं ना कहीं सीधा उसका असर रुपए की कीमत पे भी पड़ता हुआ नजर आता है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 23 पैसे उसमें बढ़ोतरी हुई है, 23 पैसे मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। जबकि जो जियोपॉलिटिकल भू परिस्थिति जो भी स्थितियां हैं अभी भी उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं है, या उसमें सुधार के फौरी तौर पर कोई संकेत नजर नहीं आते। क्योंकि अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, हम अब क्रूड ऑयल की बात करें, दोनों मोर्चों पे फिलहाल राहत की संभावना दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसे दौर में अगर रुपया मजबूत हो रहा है तो ये भी काफी स्वस्थ संकेत हैं, काफी अच्छे संकेत हैं और उत्साहजनक संकेत हैं। क्या मानते हैं अर्जुन? Yes, so if you look at the foreign exchange reserves, we saw the RBI intervene directly into the forex market to ensure that the rupee does not slide, it does not fall, because we saw the US dollar index at 114, which was at an all-time high. Now if you look at the US dollar index, it's between 100 and 102, which shows that the dollar is weakening and the rupee is strengthening as a result. And 23 paise is quite a major gain as far as the rupee is concerned. Hopefully the rupee can maintain that trend. And if you look at the markets today, for that matter, the FIIs were the net sellers in the market. They're obviously exiting, they're selling, converting the rupee back into dollars when they exit the market, at least for that point in time. The rupee has been under constant pressure, yet we have seen that the rupee has been holding strong, and it's the intent of the central bank to ensure the rupee continues to strengthen. चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेना होगा एक कमर्शियल ब्रेक। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग
और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। नजर डालते हैं एशियाई बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर तेजी का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% की बढ़त के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% की बढ़त से बंद हुए। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% की बढ़त बनाने में भी कामयाब रहा। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती का दौर रहा। कारोबार के दौरान लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.3% से 0.6% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। अर्जुन, अगर एशियाई मार्केट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पहले हम सीधा सीधा ये मानते थे कि वैश्विक बाजारों का असर घरेलू बाजार पे नजर आता है, लेकिन चीन के बाजारों में ये जो मजबूती वापस से लौटती हुई दिखाई दे रही है, और जबकि वहां से बहुत सारी ऐसी खबरें थी, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, कहीं न कहीं उस पर राजनीतिक और कारोबारी चिंताएं बहुत सारी बनी हुई थी। हालांकि चीन ने घरेलू दबाव हो, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो या फिर फाइनेंशियल वित्तीय दबाव हो, उसके कारण अपने कोरोना के बावजूद भी अपने बाजारों को खोलने का निर्णय लिया, क्योंकि इस कदर वैश्विक स्थिति पे वो अपने आप को बंद करके नहीं रह पा रहा था। क्या उसी का माने कि उससे धीरे धीरे चीन का जो बाजार है, खासतौर पे अगर शेयर बाजार की बात करें, तो वहां से भी कुछ बेहतरी के संकेत नजर आने शुरू हुए हैं, और जिसका असर पूरे एशियाई बाजारों में है, या कुछ और कारण भी आपको नजर आते हैं? Well, it's too early to tell, and maybe an expert can be a better judge of this. But post the opening of the Chinese economy, after there was a complete and strict lockdown because of COVID rules, there is now a better sentiment as far as the FII investment into the Asian markets is concerned. And remember, they have the arbitrage play. If they find that the Sensex and Nifty is a better place to invest right now, they will exit from the Chinese market. And if they find the Chinese market advantageous, then they'll exit our market and go there. So that kind of rotational play by FIIs is very advantageous to them, and they're able to take advantage of currency movements also. ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सकारात्मक और बहुत रोमांचित खबर भी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम अक्सर एक बात सुना करते थे कि आपदा में अवसर के कारण, वो भी भारतीय बाजार के लिए, भारतीय क्षेत्र के लिए और विदेशी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि अगर किसी क्षेत्र में आपको परेशानी नजर आ रही है, तो दूसरा क्षेत्र आपका स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। और भारत के लिए व्यापारिक संभावनाएं बेहिसाब इस पे नजर आती हैं। तो शायद हम जो पीछे बात कर रहे थे कि भारतीय शेयर बाजारों में कहीं ना कहीं, चूंकि हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, तो उद्योग जगत इस बात को पहले से विचार कर चुका होगा या इस पे काफी आगे की सोच चुका होगा। तो ये एक बेहतरी की संभावनाएं तो हैं। अब बात अगर यूरोपीय बाजारों की भी करें, तो वहां पर भी तकरीबन आज 0.5% तक की बढ़त नजर आ रही थी। हालांकि कारोबार की शुरुआती दौर के ये आंकड़े हैं, तो अगर शुरुआत में भी बेहतर कदम नजर आते हैं, तो मेरे ख्याल से लंदन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस के शेयर बाजार हो, वहां पे भी कुछ न कुछ तो सकारात्मक खबर नजर आती रहेंगी। Well, all stock analysts are looking acutely at the London FTSE 100, especially after Rishi Sunak became the Prime Minister, because in the UK, inflation has been a major issue, and yet we're seeing the market just went up marginally by 0.3%, and the economy has been hurt because of Brexit to start with. They don't have the same ties with the European Union, which they had earlier, and therefore prices have gone up within the market. They're not able to do business in the EU, and it would be advantageous if they can close ties with India, and hopefully it will go in that direction. So the macroeconomy and the stock market, if they are in sync, then clearly the sentiments in the market will improve. But that's exactly what we're seeing all across Asian markets and the European markets as well. But let's not forget Japan's role here, because the yen has strengthened. It had weakened quite sharply against the US dollar. It was trading at 145 earlier. It's 130 now, and they've kept interest rates low despite the inflation pressure. So all kudos to the Bank of Japan holding the Asian market strong.
निश्चित तौर पे अगर कोई भी सरकार या बैंकिंग क्षेत्र जो है वो अगर इस तरह केंद्रीय बैंक खासतौर पे अगर वो इस तरीके के मजबूत और काफी सधे हुए कदम उठाते हैं तो ये व्यापार जगत के लिए नहीं कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है, क्योंकि जिस समय अगर कहीं ना कहीं उद्योग जगत दबाव में हो या अर्थव्यवस्था दबाव में हो तो केंद्रीय बैंक ही एक ऐसा माध्यम है जो फौरी तौर पर त्वरित आपको राहत दे सकता है या उम्मीद की किरणें जगा सकता है। तो अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो पूरी अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा ही सही बट सुधार की शुरुआत हो जाती है। Yes, and speaking of the importance of the central bank, we now have the US market story where once again the Fed is playing a very important role there. The US stock indices closed lower yesterday after data pointing to a tight labor market. Renewed concerns the Fed Reserve will continue its aggressive path of rate hikes that could lead the economy into a recession. The Nasdaq Composite Index fell 1%, the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average both declined 0.75%. Just coming back to the role of the central bank here, the discount rate, they don't call it the repo rate like we do it here, between 4.25 and 4.5%. They're looking to tackle inflation. Compare that to the Bank of Japan where they have not increased the rate of interest. And this is two diversionary tactics employed by two economies in terms of how to tackle inflation. एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज से कुछ सालों पहले अमेरिका के फेडरल बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा इस तरीके के ब्याज दरों की कल्पना करना भी सोच से परे था, और आज के दौर में जब वहां पे महंगाई चरम पर है और इसके कारण पिछले कुछ दिनों में वहां पे ऐसा भी आया कि वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। लोगों ने ये भी कहा कि भाई इतनी महंगाई है कि उनको अपनी जो वर्तमान सैलरी है उसमें उनका खर्चा नहीं चल पा रहा। उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए खर्चों को नियंत्रण करने के लिए सरकार से बहुत बड़ी राहत की मांग करी, जिसमें शायद वहां की सरकार अभी भी कुछ नहीं हो रहा। शायद फौरी तौर पर ही सही कहीं ना कहीं जो यूक्रेन का और रूस का युद्ध है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण इसमें हो सकता है। उसके बावजूद ये भी करना, क्योंकि हर एक सरकार के राजनीतिक कर्तव्य अलग हैं और वित्तीय कर्तव्य अलग हैं, देशवासियों के प्रति कर्तव्य को भी उनको सामंजस्य बैठाना पड़ता है। इस तरीके के जो बार बार महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे उनको अपने आप को शामिल कर पाना बहुत टेढ़ा और बहुत सदा हुआ। कम से कम हम ये मान सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीतिक क्षेत्र या भारत की भौगोलिक जो स्थिति है वो फिर भी बहुत बेहतर अवस्था में है। Well, clearly, and if you look at the debt market, the equity market, both have been booming, including the precious metals market. Silver and gold has been going up in valuation, but the dollar index has come down, and that's a very positive sign at 102.35 right now. Let's have a look at how the oil market, because that plays a very important role in how all the economies behave. Oil rose today and headed for a second straight weekly gain, spurred largely by brightening economic prospects for China and resulting expectations of a boost to fuel demand in the country. In intraday trade, Brent crude was trading at $86.65 per barrel, while WTI crude prices was at $81.04 per barrel. Prices going up should be a cause for concern, even though we are arbitraging our position by buying crude oil from Russia. But we have to at some point be able to tackle the high prices that the spot market is charging, especially from the Middle East. निश्चित तौर पे जब जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, घरेलू दबाव आएगा, और चूंकि जो भारत है वो शुद्ध रूप से एक तेल आयातक देश है, आयात का बिल अगर बढ़ता है तो उसके चौतरफा दबाव आते हैं, चाहे वो आपके मुद्रास्फीति पे हो, चाहे वो आपके फॉरेन रिजर्व पे हो। और अगर आपका रुपया, चूंकि हम पहले से ही डॉलर के मुकाबले रुपया तकरीबन 80 रुपए से ऊपर बढ़ा हुआ है बहुत दिनों से, तो उस पे देखना, और हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन मामलों पे जल्दी ही कुछ राहत भरी खबरें आए, चाहे कहीं से भी आए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 155 रुपए की बढ़त से 56,705 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 451 रुपए की बढ़त से 68,810 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त से $1,931 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुआ। अर्जुन, आज के कार्यक्रम में बहुत सारी खबरें थी, बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन फिलहाल हम आज के कार्यक्रम में समय की बाध्यता को देखते कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं और चलते चलते हमारे सारे श्रोताओं को एक बार आर्थिक सुर्खियों पर के बारे में एक बार फिर से बता दें। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi distributes 71,000 appointment letters in government departments under Rozgar Mela. Domestic markets witness modest losses.
Sensex closes below the 60,700 points. Nifty settles below 18,050 level. And global crude prices rise to trade around $86.65 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.